हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन सेल वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सीलिया एंड फ्लेजिला के बारे में। तो नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डाल दो, तो भी यहाँ लगाऊंगा। हाँ, तो नेक्स्ट अगला जो अपना पॉइंट स्टार्ट है वो सीलिया एंड फ्लेजिला। हेडिंग डाल दीजिए आप, सीलिया एंड फ्लेजिला। अगला नाम तो सुना होगा, सीलिया एंड फ्लेजिला। हिंदी में बच्चों सीलिया के लिए वर्ड आता है पक्षमाभ, और फ्लेजिला को बोला जाता है कशाभ। नोट कशाभ, ये कशाभ है, भालू वाला भय रे। तो पक्षमाभ और कशाभ, सीलिया एंड फ्लेजिला क्या है? देखो बच्चों, जब अपन ने प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया की सेल डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहां सेल के बाहर आपको बताया था एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर थी जो फ्लेजिला थी, और जिसका मेन रोल लोकोमोशन, मूवमेंट में होता है। लगा लेते हैं इसको, ठीक। सीलिया देखो लास्ट में बच्चों ए लिखा हुआ है, ए आया मतलब इसको कंसीडर करते हो, बताया था इन जनरल अगर वर्ड के पीछे ए लगा हुआ है तो प्लूरल। तो ये जो सीलिया है वो प्लूरल है, खूब सारे। और इसी को बेटा जी अगर आप सिंगुलर बोला जाए तो इसको हम बोल देंगे सीलियम। ये सिंगुलर एक सीलिया की बात करें तो सीलियम हो गया। वैसे ही फ्लेजिला बेटा जी प्लूरल है, और सिंगुलर की बात आए तो फ्लेजिलम। फ्लेजिलम ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो सीलियम एंड फ्लेजिलम, सीलिया एंड फ्लेजिला। देखिए बेटा जी, सीलिया और जो फ्लेजिला है वो स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो सीलिया फ्लेजिला दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इसका रीजन बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला आर सेम। पहली लाइन लिखना, सीलिया और फ्लेजिला की किसी एक की, दोनों की सिमिलर होती है बच्चों। सीलिया व फ्लेजिला की आंतरिक संरचना एक समान होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला क्या रहेगी बच्चों? सेम, इंटरनली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। अब उसमें एक देख लेना, यहां जो अपन डिस्कस करेंगे ना बच्चों वो यूकेरियोट सीलिया होगा, यूकेरियोट का फ्लेजिला। पीछे आपने बैक्टीरिया में कौन सा पढ़ के आए थे? प्रोकैरियोट का। तो जो स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक फ्लेजिला, ये बेटा जी दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंस होंगे, आर स्ट्रक्चरली डिफर। तो प्रो और यूकैरियोट के सीलिया फ्लेजिला संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। प्रो व यूकैरियोट के फ्लेजिला संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। मतलब प्रो और यूकैरियोट की स्ट्रक्चर अलग होगी, दोनों ही अलग है, सेल ही अलग है। तो बच्चों होते दोनों में, प्रोकैरियोट में भी होंगे और यूकैरियोट में भी होंगे। यहां जो अपन डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में? यूकैरियोट। क्योंकि पीछे बैक्टीरिया की सेल में मैंने आपको बता दिया था, 3 पार्ट आए थे, उसके ध्यान हो तो बेसल, बॉडी, हुक और फिलामेंट, वो था बैक्टीरिया का सीलिया, और बैक्टीरिया माने प्रोकैरियोट का। यहां जो बच्चों अभी अपन डायग्राम बनाएंगे वो यूकैरियोट सीलिया का। देखते समझ जाओगे, दोनों के जो फ्लेजिला है वो स्ट्रक्चरली क्या होंगे? डिफर होंगे। हाँ, फ्लेजिला की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सीलिया फ्लेजिला की, वो आपस में क्या होगी? सेम होगी। अगली लाइन बच्चों, सीलिया फ्लेजिला में सीलिया एंड फ्लेजिला आउटग्रोथ हो, सीलिया एंड फ्लेजिला आर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लेजिला कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि होते हैं। सीलिया व फ्लेजिला सेल मेम्ब्रेन की बाह्य वृद्धि होते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन से बेटा जी बाहर की ओर निकलेंगे। सीलिया एंड फ्लेजिला आर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से दोनों की आउटग्रोथ होती है।
इसके अलावा सीलिया एंड फ्लेजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोम जैसी संरचना, जैसे अपने स्किन में से बाल बच्चों बाहर आते हैं ना, वैसी सेल मेम्ब्रेन से वहां क्या बाहर आ गए, सीलिया एंड फ्लेजिला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो सीलिया एंड फ्लेजिला इज आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बच्चों होते हैं, क्या कैसी स्ट्रक्चर है वो देखते हैं अभी। बिल्कुल थोड़ा सा सेंट्रियोल वाले पोर्शन से अपन ध्यान रखेंगे। अब बने किसके होते हैं, तो अपन बात करते हैं यूकेरियोट के बच्चों। तो सीलिया एंड फ्लेजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब सुनना कैसी स्ट्रक्चर है, तो इसमें अपन ने बता दिया कि भाई आउटर ए कवरिंग, पहले देखियो डायग्राम को। देन बच्चों इनर अपन ने इसको मान लिया ये है सेल मेम्ब्रेन, तो ग्रीन कलर में उसको अपन ने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। इसी सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होगी, इसको तो ग्रीन कलर से बना देते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ। तो इसके अंदर बच्चों बताओ, देखिए फ्लेजिला सीलिया किसके बनेंगे, कल आपने पढ़े थे साइटोस्केलेटन, किसके बने हुए थे, माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो सीलिया फ्लेजिला है इसके अंदर बेटा जी ऐसे प्रेजेंट होंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल, पैरेलली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के समानांतर अरेंज। और जो बिल्कुल आउटर वाली कवरिंग है इसको अपन बोल देंगे क्या जी, इसमें आ गया सेल मेम्ब्रेन, जिसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल। और इसका जो बेसल वाला पोर्शन है यहाँ, इसको बेटा जी बोलते हैं बेसल बॉडी, इसी से कनेक्ट होंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल। एक इसमें यहाँ कुछ रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला ये एक बना लियो। इस वाली मेम्ब्रेन को तो अपन ने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन, उसी से कनेक्ट होंगे सीलिया एंड फ्लेजिला। इसकी पूरी स्ट्रक्चर में इसको तो बोला जाएगा शीथ, किसी सेल से कनेक्टेड सीलिया एंड फ्लेजिला। ये जो पूरा पोर्शन इनर वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बेटा जी बोला जाता है एक्सोनियम, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इसका जो बेसल पार्ट है इसको बोल दिया जाता है बेसल बॉडी, आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। किसी सीलिया फ्लेजिला की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो इंटरनली दोनों सेम ही है, तो किसी की बात कर लो, तो किसी सेल की जो मेम्ब्रेन है बच्चों उसी की आउटग्रोथ होती है। शीथ का मतलब आवरण, तो जो शीथ एक्चुअल में ये आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन की एक आउटर कवरिंग होती है। ये जो पूरा पोर्शन है इसको अपन बोल देंगे, ये वाला पार्ट बेटा जी शाफ्ट कहलाता है। इसका आउटर विजिबल पोर्शन उसको शाफ्ट बोलते हैं। इसी से अपन इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो सीलिया एंड फ्लेजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। शीथ बोलते हैं ना हिंदी में, आवरण, शीथ आवरण को बोलते हैं बच्चों। और एक्चुअल में ये जो ये है ना, ये वाला जो शीथ है वो ये वाला पोर्शन इसको बोला है। सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है वो यहां शीथ टर्म उसके लिए यूज किया। अब देखो स्ट्रक्चर में अपन ऐसे देखेंगे बच्चों, बोर्ड पे देखना एक बार, ये जो ग्रीन कलर में मान लो ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से ऐसे एक प्रोजेक्शन सेल के बाहर आया, आउटग्रोथ का मतलब बाहर आना, वो आउटग्रोथ है। इसी आउटग्रोथ को हमने क्या नाम दिया है, सीलिया मान लो, फ्लेजिला मान लो, इंटरनली सेम होगा। अब ये जो ग्रीन कलर में बनाया वो तो सेल मेम्ब्रेन ही हुई ना, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इस सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ को जो कवरिंग है दैट्स कॉल्ड शीथ, आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण। अब अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे यहां दैट्स कॉल्ड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को अपन बोलेंगे आधारी काय, जो बेस पर होती है बेटा जी वो बेसल बॉडी। अब सुनो, इसी बेसल बॉडी से ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, वो कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल।
यही माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह से इस सीलिया और फ्लेजिला को फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऐसी है, जैसे मेरी फिंगर मान लो बच्चों, ये फिंगर है माइक्रो, ये माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे हैं, ये डायग्राम में देखो ये कई माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे हैं, इनके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग आ गई, उस कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, शीथ बोल दिया। और ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक नाम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन, एक्सोनीम। एक्सोनीम पूरा इंटरनल पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, जिसमें मेनली कौन है, तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल, उसके चारों तरफ मैंने क्या लगा दी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है तो शीथ, और बाकी पूरा माइक्रोट्यूब्यूल वाला पोर्शन एक्सोनीम। और इस आउटर पार्ट को हमने नाम दे दिया शाफ्ट, वर्ड यूज करते हैं। जहां से माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट होंगे, लगे रहेंगे, वो बेसल बॉडी, वो बेसल बॉडी कहलाएगा। उसके पीछे जो व्हाइट स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है, ये ऐसे फाइबर लाइक, इनको बोलते हैं रूटलेट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे। ऐसे फाइबर होते हैं, देखो बेसल बॉडी बनाओ, बात करते हैं फिर से इसकी। ये बेसल बॉडी, ये मेन, इसकी भी स्ट्रक्चर पे आते हैं, कौन इसको क्या बनाता है, वो सारी बात डिस्कस करेंगे अभी। तो बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से बाहर की ओर तो कौन आ गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अंदर की ओर बच्चों सेल के अंदर कुछ ऐसे रूटलेट्स, रूट होती है ना प्लांट की रूट बिल्कुल बेस पर, तो वैसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है तो नाम क्या दे दिया, रूटलेट। एक तरह से इस बेसल बॉडी इनको क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक सहारा। अब बच्चों अपन इस सीलिया फ्लेजिला की स्ट्रक्चर करेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, ये समझ गए, ऐसे कट करेंगे फिर उसको देखेंगे। तो ये फिंगर मेरी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, इसको बेटा जी ऐसे कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन, फिर अपन ने ऐसे देखा, तो आगे ये अपने को क्या दिखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे आपने उसमें सेंट्रियोल में देखा था, पेरिफेरल भी थे और बीच में वो हब आया था, बिल्कुल वैसे से स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंट्रियोल भी किसका बना था, माइक्रोट्यूब्यूल, और ये भी किसका बना, माइक्रोट्यूब्यूल। तो पूरे सीलिया और फ्लेजिला के जो अंदर का पार्ट है उसको बोलेंगे एक्सोनीम। हाँ, एक्सोनीम में सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जिसको आपने बोला है शीथ, और ये जो विजिबल पोर्शन है बेटा जी, दैट्स कॉल्ड शाफ्ट, इसको अपन शाफ्ट बोलेंगे। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ, बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल इसको बोलते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की। सीलिया और फ्लेजिला का जो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लेजिला, सेम ही आएगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की सेम। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, अनुप्रस्थ काट, सीलिया फ्लेजिला का अनुप्रस्थ काट, दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे आएगा बेटा जी, बना लियो साथ साथ, कलर लिया, ये बना दें एक गोला, इसी से अपन बात कर लें इसकी ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर की। ये तो आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग किसको बोलोगे, क्या कहें, सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्या नाम दिया था, शीथ, आवरण, सबसे बाहर वाला वो। अब अंदर बेटा जी वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो उसकी देखो अरेंजमेंट कैसे होता है, वो अरेंजमेंट का खेल है सारा। यहां ये अरेंजमेंट बेटा जी, वहां थे 3, तो हमने बोला था ट्रिपलेट, यहां है 2, ये डबलेट कहलाएंगे। इन 2 का जो ग्रुप है बेटा जी, बना लियो 9 अपने को बनाने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 बच्चों अपने को फॉर्म करने हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर होगी, एक को बोलते हैं वही बी, ए और बी, बी और ए।
ऐसा बना लिया। तो आउटर कवरिंग शीथ, और वो 9 बेटा जी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंट्रियोल में भी 9 थे, लेकिन वहां 2 की बजाय वो 3 थे, ए बी सी। यहां 2 होते हैं, ए एंड डी। इंटरनल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला बन गए। तो इनको अपन बोल देंगे पेरिफेरल साइड में बच्चों, ये तो क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है बच्चों, हेलो हेलो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल दो के ग्रुप में है ना, तो हमने इसको नाम दे दिया डबलेट। अरे कल क्या आया था, ट्रिपलेट आया था, बस ये कुछ माइनर से ध्यान रखने हैं। वो 3 के फॉर्म में था, तो बेटा जी ट्रिपलेट बोला था, ए बी सी, ए सबसे इनर, बी सी इनर टू आउटर। यहां डबलेट 2 के फॉर्म में आ गए। अब वहां सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल था क्या, नहीं था, तो हमने लिखा था 9+0, वो हब आया था, वो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं था। यहां बच्चों डिफरेंस ही आया, इतने सेंट्रल में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। ये सेंट्रली प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नंबर में 2। लेकिन देखना बच्चों, दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं है। अगर ऐसे अपन अटैच रखे ना, तब तो एक साथ होते हैं, वो साथ है तब मैंने उसको पेयर बोला डबलेट। यहां 2 है लेकिन दोनों अलग अलग है, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते 2 है लेकिन अलग अलग होंगे, इसलिए क्या बोला, सिंगलेट। सिंगलेट फॉर्म में अरेंज होता है। अरे कल 3 आए थे तो ट्रिपलेट था, आज इनका 2 का ग्रुप है तो डबलेट है। यहां है तो 2 लेकिन दोनों, अगर बेटा जी अटैच चिपके हुए होते तो आप डबलेट बोलते, अलग अलग है देन इट्स कॉल्ड सिंगलेट। एक अलग अलग के फॉर्म में होता, होते 2 है ये। अब देखना, अब वो अटैचमेंट इसका बताते हैं, आइए देखिए बोर्ड पे। कल तो अपने बोला था एक का ए और सी कनेक्ट थे, यहां बेटा जी एक का ए और अगले का बी, ए और बी, ये लो कनेक्ट करते चलो, ए और बी, ए और बी, ये कनेक्शन क्या नाम दे सकते हैं, ए बी लिंकर। कल आया था ए सी लिंकर, ये कल आएगा ए बी लिंकर, ये लो इसको अपन ने नाम दे दिया। तो ए और बी को कनेक्ट करेगा बालकों, दैट्स कॉल्ड ए बी लिंकर, जोड़ने वाला, इसको अपन बोल देंगे ए बी लिंकर। ए बी लिंकर का ही दूसरा नाम इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज, ब्रिज होता ना जोड़ने वाला, सेतु, इंटर डबलेट ब्रिज, एबी लिंकर ऑल्सो कॉल्ड इंटर डबलेट ब्रिज, बन गया। अब देख लो नाम, इंटर 2 डबलेट को कनेक्ट कर रहा है, ये एक डबलेट ये, तो नाम दे दिया इंटर डबलेट ब्रिज। ब्रिज का मतलब बच्चों जोड़ने वाला, लिंक ब्रिज एक ही बात होती है। आगे चले अपन इसी स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट बेटा जी अगला पॉइंट देखियो, इस कलर, यहां एक इनकी कवरिंग होती है, इन दोनों की कवरिंग, किसकी कवरिंग, ये अपने इस जो सिंगलेट अपने बनाया है इसकी बेटा जी एक कवरिंग फॉर्म कर लियो, ये कवरिंग आ गई। इस कवरिंग को अपन बोलते हैं सेंट्रल शीथ। ये जो कवरिंग है इसके लिए वर्ड आएगा सेंट्रल शीथ।
तो जो सेंट्रल बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसकी कवरिंग को नाम दे दिया सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ हो गया। ये तो आउटर है, ये तो किसका मॉडिफिकेशन था, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसको बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी का जो अंदर वाला सारा पोर्शन है वो था एक्सोनीम, ये पूरा एक्सोनीम है एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन। ऐसी जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है उनकी कवरिंग को मैंने बोल दिया सेंट्रल शीथ, सब प्रोटीन का बना। अब देखो कल रेडियल स्पोक आए थे ना, बस वो स्पोक यहां वापस आ रहे हैं। वहां आया था ए जुड़ रहा था किससे, उस हब से। यहां जो बेटा जी ये ए है ये कनेक्ट होगा इस सेंट्रल शीथ से, तो जहां जहां ए है उसको कनेक्ट कर लो इस सेंट्रल शीथ से। इस सेंट्रल शीथ से उसको कनेक्ट कर लियो। जहां जहां ये रहा, तो ए वाला जो पार्ट है वो कनेक्ट होगा इस सेंट्रल शीथ से। ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर को अपन ने कनेक्ट कर लिया इस सेंट्रल शीथ से। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाई इनका नाम वही रहेगा, दैट्स कॉल्ड रेडियल स्पोक। इनको अपन बोल देंगे रेडियल स्पोक, वही स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर बेटा जी कितनी बताओगे, 9। वहां भी 9 रेडियल क्या आई थी, स्पोक। ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। इन स्ट्रक्चर को अपन ने बोल दिया रेडियल स्पोक। सब प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। बन गया। अब देखना सेंट्रल में जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी बेटा जी आपस में कनेक्ट होते हैं। इस कनेक्शन को नाम दे देंगे, ये वाला कनेक्शन कहलाएगा सेंट्रल ब्रिज। सेंट्रल ब्रिज वर्ड अपन इसके लिए यूज कर देंगे, इसको बोल देंगे सेंट्रल ब्रिज। जो दोनों सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करेगा वो सेंट्रल ब्रिज कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर लास्ट इसमें एक बात अपन करेंगे, एक बार बोर्ड पे आइयो बच्चों। जो स्ट्रक्चर की बात अपन कर रहे हैं ये अपने इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, सीलिया एंड फ्लेजिला की। इंटरनली दोनों सेम होते हैं, कोई डिफर नहीं है। हाँ एक्सटर्नल में कुछ डिफरेंस है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से आऊँ मैं, फिर इस डायग्राम पे आते हैं कि अपन आज बच्चों जो पॉइंट उठाया है वो अपन ने बात की सीलिया और फ्लेजिला की। वैसे मेन काम इनका लोकोमोशन होता है, मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। सिंगुलर के लिए आप सीलियम बोल दो, ए लग गया तो प्लूरल होता है बच्चों, एक्सेप्ट क्रिस्टा। क्रिस्टा वो है सिंगुलर और क्रिस्टी वहां थी प्लूरल, माइटोकॉन्ड्रिया वाला बिल्कुल। और यहां फ्लेजिला का सिंगुलर फॉर्म है फ्लेजिलम। इन दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो बेटा जी सेम, जो भी डायग्राम बनाया था इंटरनली ये बिल्कुल सेम है। हाँ प्रोकैरियोट यूकैरियोट के फ्लेजिला ये दोनों आपस में होंगे ही, एक प्रोकैरियोट का है दूसरा, क्या डिफरेंस है बात करेंगे। स्ट्रक्चरली कंप्लीटली डिफर होते हैं, दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट की सीलिया की संरचना अलग है। सीलिया एंड फ्लेजिला इज आउटग्रोथ हो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे और ये कैसी दिखेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हेयर अपनी स्किन के बाहर आते हैं वैसे सीलिया और फ्लेजिला। अब एक सीलिया फ्लेजिला की डायग्राम में आपको समझाया कि ग्रीन कलर वाली जो लेयर है वो बेटा जी कोई सेल की मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन बाहर आ गई, इसी से सीलिया फ्लेजिला बनेंगे। तो बाहर आने के बाद हमने इसी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया, शीथ बोल दिया। और शीथ बच्चों क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग है। और फिर जो बच गया इसमें ये इसका इनर जो पार्ट है वो किससे बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। तो अंदर ऐसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स भरे हुए हैं। तो शीथ के अलावा एक्सेप्ट शीथ रिमेनिंग इंटरनल सारा पार्ट एक्सोनीम। तो एक्सोनीम एक्चुअल में क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट शीथ। एक्सोनीम में आप लिख सकते हो बच्चों सीलिया फ्लेजिला का आंतरिक भाग है शीथ के अलावा, इसमें शीथ वाले पोर्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरनल पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला एक्सेप्ट शीथ। तो शीथ के अलावा
जो सीलिया फ्लेजिला का बाकी सारा इंटरनल पार्ट है वो एक्सोनीम कहलाता है, एक्सोनीम। मतलब इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और वो सारे आ गए। तो इंटरनल पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला एक्सेप्ट शीथ, शीथ के अलावा पूरे पोर्शन को अपन ने बोल दिया एक्सोनीम। अब बच्चों देखना, जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स या सीलिया फ्लेजिला का ओरिजिन हुआ है वो स्ट्रक्चर है जो इनके बेस पर होगी, उसको बेसल बॉडी कह दिया। ये भी क्या है, किससे बनी है, बात करेंगे। बेसल बॉडी के अंदर की ओर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड रूटलेट। वो एक तरह से इसको क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे। तो बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के बाहर सीलिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, अंदर छोटे फाइबर, रूटलेट, रूट की तरह वो अंदर की ओर होते हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट। अब अपन ने जो इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा तो आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे दिखे, सबसे बाहर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, देन ये पूरा माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट एक्सोनीम। तो इसका डायग्राम बच्चों अपन ने आगे बनाया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। तो सबसे बाहर की कवरिंग ये बता दी अपन ने सेल मेम्ब्रेन है। देन बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स का ध्यान रखना, वैसे तो सेंट्रियोल से मिलता जुलता है, वहां 3 के ग्रुप में थे, यहां 2-2 के ग्रुप में माइक्रोट्यूब्यूल आ गए, और टोटल कितने आ गए, 9। 2 के ग्रुप में है, इन पेरिफेरल को आपने बोल दिया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, वो भी डबलेट। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन दोनों अलग अलग है इसलिए सिंगलेट कहलाए। अब बच्चों इस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को एक कवर किए हुए कवरिंग होगी, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल शीथ। बाहर भी है वैसे शीथ है, अंदर वाली सेंट्रल शीथ। इनको कनेक्ट करने वाला सेंट्रल ब्रिज, और ए और बी के बीच का ए बी लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज, ब्रिज का मतलब इनको जोड़ेगा। अब बच्चों ए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इस सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होता है, इनको हमने बोल दिया रेडियल स्पोक। स्पोक ताड़ियों जैसी संरचना है, नंबर में कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इसका अरेंजमेंट आपसे पूछे तो क्या बताओगे, वहां बोला था अपने 9+0, यहां 9+2। अरेंजमेंट हमेशा पेरिफेरल टू सेंट्रल कैलकुलेट करते हो, तो पेरिफेरल में कितने 9, सेंटर में 2, तो 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर डायग्राम ये। अब इसमें बच्चों डायग्राम में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और आती है, देखना ये जो भी ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ए वाले, इन ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स से सुनियो बच्चों, पहले एक स्पेशल कलर ले लें, ये ले लो। इस ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे बच्चों छोड़ो, दूसरा कलर लेता है, देखो कोई सोना सा कलर ढूंढो, कौन सा कलर, वो कौन सा होता है, ये चलो। अब कुछ फील नहीं आई, फील को नहीं आई, ये वाला। अब तो इसमें बच्चों अपन ये बता रहे हैं, देखना कि जो ए वाला है, सुनियो, इस ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल से 2 आर्म्स लगी हुई रहती है, अलग से आर्म, देख लो पहले, सुनो, ये बीच में तो लिंकर है, ये तो लिंक करने वाला लिंकर, उसके अलावा जो ए वाला पोर्शन है ना, ए, उससे ऐसी 2 आर्म्स लगी रहती है अलग से, जहां भी ये है उसके मैंने 2 ऐसी आर्म जोड़ दी। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इन आर्म्स को अपन बोलते हैं, ये जो आर्म्स ए से कनेक्टेड है बेटा जी, इट्स कॉल्ड, एक प्रोटीन से बनी है डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन आर्म, सुनना इस चीज को। ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है, ये देखो बच्चों अपन ने जब मसल्स पढ़ी थी उसमें एक मायोसिन प्रोटीन आई थी, मायोसिन की जब स्ट्रक्चर बाद में लिखना, मायोसिन जो है उसमें अपन ने स्ट्रक्चर बताई थी कि एक टेल थी, ऊपर हेड था, याद है मायोसिन में, देखो उससे कनेक्ट करके एक नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ ये डाइनिन से, ये था मायोसिन, वहां बनाया था मैंने ऐसे, ये ऐसे मायोसिन की 2 टेल थी, एक हेड था, हेड पे आपको ध्यान हो तो एक एंजाइम भी था, एटीपी, हेड वाले पोर्शन पर बेटा जी एक एंजाइम आया था एटीपीएज। एटीपीएज का काम बताइए, जब एटीपी जुड़ेगा एटीपी को तोड़ेगा, तोड़ते ही जो एटीपी है उसे एटीपीएज ब्रेक डाउन कर देगा डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और हमें पता है बच्चों, जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को ये मायोसिन यूज करता था, और मायोसिन जुड़ता था एक्टिन से और बनता था एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, और तभी मसल में होता था कॉन्ट्रैक्शन। तो ठीक वही चीज यहाँ मसल्स में तो एटीपीएज था,
मायोसिन के हेड के पास, ठीक वैसे ही बच्चों वो भी मूवमेंट में काम आ रहा था, मसल कॉन्ट्रेक्शन, वैसे ही एक प्रोटीन यहां है इस ए माइक्रोट्यूब्यूल के पास, और उस प्रोटीन को क्या नाम दिया, डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन भी सेम मायोसिन की तरह है, इसके पास भी कौन सा एंजाइम होगा, एटीपीएज। जैसे एटीपी जुड़ेगा ये एंजाइम उसको तोड़ेगा, तोड़ते क्या रिलीज हुई, और उसी एनर्जी से सीलिया और फ्लेजिला मूव करेंगे। तो मूवमेंट के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी कौन देगा, एटीपी। सुनो, एटीपी आके कहां जुड़ा, इस ए माइक्रोट्यूब्यूल के इन आर्म्स पर, भुजाओं पर, जो किससे बनी है, डाइनिन प्रोटीन, जो एक्चुअल में किसके जैसी है, मायोसिन, क्योंकि इस पर कौन है, एटीपीएज। वो एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी का यूज सीलिया और फ्लेजिला किस में करेंगे, मूवमेंट में। तो अगर आपसे बोले इन आर्म्स को हटा दिया जाए तो सीलिया फ्लेजिला मूवमेंट बिना एनर्जी के मोटिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ए से निकली हुई आर्म्स, दैट्स कॉल्ड डाइनिन प्रोटीन आर्म्स। तो ये बना लियो, लिख लेना डाइनिन प्रोटीन, फिर 2 लाइन अपन उसके रेफरेंस में लिख लें। ए से अटैच्ड होती है आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, जो एक प्रोटीन की बनी है बेटा जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइनिन प्रोटीन आर्म। एक दो ऐसे ही बना लो बस समझने के लिए। तो डाइनिन प्रोटीन में अपन मेंशन कर लेंगे अटैच्ड विद ए माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो डाइनिन प्रोटीन नाम के पास लिखना बच्चों, ए माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी रहती है, ए माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी रहती है, अटैच विद ए माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है, और इसमें इसके पास प्रेजेंस ऑफ एटीपीएज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये किसके जैसी होगी, लाइक मायोसिन प्रोटीन ऑफ मसल्स। मसल की मायोसिन की तरह होती है। ये एक पुराना बेटा जी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो डाइनिन प्रोटीन की जो आर्म है, जो भुजा है, वो किससे अटैच है, ए माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है। इस पर कौन प्रेजेंट है, एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है, किसके जैसे, मायोसिन, मसल की मायोसिन के जैसे। हालांकि बच्चों मायोसिन का ही वो पार्ट होता है, मीरोमायोसिन बोला था अपन ने उसको, मायोसिन का पार्ट है, वो प्रेजेंट होगा। और जब एटीपीएज है तो एटीपीएज का काम अपने को पता है, एटीपीएज ब्रेकडाउन ऑफ क्या करेगा, एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो। ये जो एटीपीएज है ये एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा, वही रिएक्शन एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एटीपीएज, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जब ब्रेकडाउन हुआ बच्चों तो क्या रिलीज हुई, एनर्जी, और वो एनर्जी कहां यूज होगी, लोकोमोशन, सीलिया फ्लेजिला की मूवमेंट में। इसके बिना सीलिया फ्लेजिला मूव नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर एटीपीएज एंजाइम है, मसल्स के मायोसिन के जैसा, जो एटीपी को तोड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस, और एटीपी टूटते ही एनर्जी रिलीज। जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी का यूज और मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। तो एटीपी से बेटा जी जो एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी का यूज किया जाएगा सीलिया और फ्लेजिला की मूवमेंट के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डाइनिन प्रोटीन जो ए माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ये आ गया। तो लिख लिया,
एटीपी को तोड़ा जाएगा, ये रिएक्शन आ गई बच्चों, एटीपी टूटेगा तो एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी को हमने यूज कर लिया सीलिया फ्लेजिला की मूवमेंट के लिए। तो फिर से देख लो इसको एक बार, आगे चलते हैं, लास्ट इसका बेसल बॉडी बस हो गया पार्ट। तो ए माइक्रोट्यूब्यूल से ऐसी आर्म्स लगी हुई है सारे ए से, उन आर्म्स को बेटा जी कौन सी प्रोटीन की बनी है, डाइनिन प्रोटीन, वो मायोसिन भी प्रोटीन था, और ये जुड़ा है किससे, ए माइक्रोट्यूब्यूल से, और इस पर कौन प्रेजेंट है, एटीपीएज, और ये मायोसिन मसल्स के मायोसिन के जैसा होगा, और यहाँ एटीपी को तोड़ा जाएगा, टूटेगा तो कौन आई, एनर्जी आई, और वो एनर्जी काम में आ गई सीलिया फ्लेजिला के मूवमेंट में। अगर हम इस ए माइक्रोट्यूब्यूल या डाइनिन को हटा दें तो सीलिया फ्लेजिला मूव नहीं करेगा, बिना एनर्जी के मूवमेंट पॉसिबल नको। चलो उसके बाद बच्चों, ये तो एक्सोनीम की बात कर ली अपन ने, जो मेन शाफ्ट था उसकी। अब एक बेसल बॉडी लिखा हुआ था, इसका एक अरेंजमेंट भी लिख लेना, व्यवस्था, जो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट है वो क्या बोल रहे हो, 9+2 अरेंजमेंट। वहां सेंट्रियोल में आया था 9.0, यहां 9.9+2, 9 बेटा जी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और वो भी क्या थे, डबलेट। 2 बेटा जी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, वो अलग अलग थे, मतलब सिंगलेट फॉर्म में। तो डबलेट सिंगलेट से कंफ्यूज नहीं होना, 9 2 के फॉर्म में जुड़े हुए हैं तो डबलेट है, वहां 2 दोनों अलग अलग है तो वो सिंगलेट है। और हमेशा जो काउंटिंग होती है वो पेरिफेरल टू सेंट्रल होगी, तो पेरिफेरल 9 और सेंट्रल 2, ये सीलिया फ्लेजिला का अरेंजमेंट। वाइल सेंट्रियोल की बात आई तो 9+0, वहां सेंटर में आपने एक हब बनाया था, लेकिन कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं थे। क्लियर इतनी बात। अब चलो बच्चों बेसल बॉडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। ये तो मेन पार्ट उसका एक्सोनीम हो गया, जिसका आपने ट्रांसवर्स सेक्शन देख लिया, 9+2, 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल। बेसल बॉडी की बात करें, छोटा सा इसी में स्ट्रक्चर में चल रहे हैं अपन, सीलिया फ्लेजिला में वर्ड लिखियो बेसल बॉडी, also called basal granules, और काइनेटोसोम, इसी के कुछ वर्ड है, ब्लिफेरोब्लास्ट भी बोल देते हैं, बाकी ठीक है वर्ड ही। आधारी कणिका, आधारी काय, और बेसल ग्रेन्यूल को बेटा जी वर्ड दे देंगे आधारी कणिका। काइनेटोसोम एक आएगा आगे, काइनेटोकोर वो अलग चीज है, यहां लिखियो काइनेटोसोम। बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोसोम। तो बच्चों पोजीशन कहां बताओगे, ये सेल, सेल की मान लें, सेल की मेम्ब्रेन। अब बेसल ग्रेन्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बाहर, डायग्राम बनाया था अभी, अरे अंदर मोथों, सेल के अंदर, यहां कौन है, बेसल ग्रेन्यूल। अब यहीं से ये मान लो ये इतना आपने हटा दिया, यही जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, यही बाहर आके ये लो, ये सीलिया और फ्लेजिला, और यहां ये वाला ग्रीन कलर में मैंने क्या मान लिया, बेसल ग्रेन्यूल। इसी बेसल ग्रेन्यूल से ये क्या अटैच हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बस। तो जो बेसल ग्रेन्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे, जस्ट इमीडिएट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, और ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ हो गई थी। तो बेसल बॉडी का ये लिख लियो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जस्ट इनसाइड, बिल्कुल नीचे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है, ठीक नीचे लिख सकते हो, जस्ट इमीडिएट, ठीक नीचे। तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा जी, स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रियोल, संरचना सेंट्रियोल के समान होती है, और मैं यूं भी बोल सकता हूं बेटा ये ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल से बनता है बेसल बॉडी। याद करो सेंट्रियोल का एक फंक्शन लिखाया था, सेंट्रियोल कई काम करता है, उसमें से एक काम था
फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो बनाएगा ये सीलिया फ्लैजिला में भी वो कौन बनाएगा? बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल के जैसी, ये सेल मेम्ब्रेन के ठीक अंदर होगा और इसका ओरिजिन ही किससे हो रहा है? सेंट्रियोल से। तो बच्चों सेंट्रियोल से हो रहा है तो अरेंजमेंट बोलो, बेसल बॉडी का अरेंजमेंट 9+0 बस। तो इसका अरेंजमेंट आएगा 9+0। तो ध्यान रखना अगर सीलिया फ्लैजिला के बेसल बॉडी की बात हो रही हो तो अरेंजमेंट 9+0, बाकी नॉर्मली एक्सोनीम बाहर वाले पार्ट की बात हो रही है तो 9+2। 9+0 क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन बेटा जी किससे? सेंट्रियोल से। 9 आपको पता थे पेरिफेरल और 3 के फॉर्म में थे तो मैंने लिख दिया ट्रिपलेट, 0 सेंट्रल, उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं थे। तो बेसल बॉडी जो बेस वाला पार्ट बनाएगा और वो किसका बनेगा? सेंट्रियोल का, उसी से ओरिजिनेट होता है, सेंट्रियोल के जैसा ही होता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर आए तो सेंट्रियोल के जैसे 9+0। ठीक है, तो सीलिया फ्लैजिला के ट्रांसवर्स सेक्शन में 9+2 और बेसल बॉडी में 9+0, ट्रिपलेट और वो सेंट्रल में 0 था ही। अब जो वो स्टार्ट वाला डायग्राम था ना बच्चों, बन गया, लिख लिया, हो गया बस ये सीलिया फ्लैजिला। इसमें 2-4 डिफरेंस करवा दूंगी कंप्लीट। यहां वाले ये जो अपन बता रहे थे ना, ये बेसल बॉडी इस डायग्राम से, बेटा जी ये ऐसी होती है। ये अब इसी डायग्राम में जैसे अपन बात कर लें, यहां जब इसका ओरिजिन होता तो ऐसे, ये कौन प्रेजेंट है? सेंट्रियोल, ये परपेंडिकुलर, इन्हीं सेंट्रियोल से कौन बनेगा? बेसल बॉडी। तो सेंट्रियोल ही किसका ओरिजिन कर देगा? बेसल बॉडी, और फिर उसी बेसल बॉडी पर कौन लगे रहेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहां का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन पूछे तो 9+2, इस जगह का पूछे तो 9+0, क्योंकि बेसल बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल का। समझ गए बात? ये सीलिया फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस सीलिया और फ्लैजिला में क्या है बच्चों, वो अब अपन यहां बात करते हैं। एक साइड में आप सीलिया लिख लो, एक साइड में फ्लैजिला। क्या दोनों में मेजर डिफरेंस है वो अपन यहां डिस्कस कर ले। सीलिया एक साइड में बेटा जी लिख लियो फ्लैजिला। नंबर और साइज का पता ही है, ज्यादा कौन होंगे? सीलिया, हमेशा मोर इन नंबर, और साइज की बात आए तो फ्लैजिला बड़ा होगा। तो पहले 2 डिफरेंस तो ये लिख लो, साइज, नंबर। साइज में बेटा जी सीलिया कंपैरेटिवली स्मॉल, लार्ज लॉन्ग साइज के फ्लैजिला, और लॉन्ग में बताते हैं बेटा जी अप टू 150 माइक्रोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। ये स्मॉल 5 to 10 माइक्रोमीटर तक। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया साइज में स्मॉल होते हैं कंपेयर टू फ्लैजिला। नंबर की बात आए तो सीलिया ज्यादा होते हैं बच्चों, मोर इन नंबर, लेस इन नंबर। फ्लैजिला तो मोस्टली 1 या 2 ही होते हैं, सीलिया खूब सारे होते हैं। कहां? कोई एग्जांपल ध्यान? क्लेमाइडोमोनास नाम सुना है? क्लेमाइडोमोनास, जिसमें क्या बताया था? अरे ग्रीन एल्गी आई थी क्या? इसमें बेटा जी ऐसे ये लगे रहते हैं फ्लैजिला। क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला होते हैं, बड़ी स्ट्रक्चर है। यूग्लिना में भी लगा रहता है फ्लैजिला, ये फ्लैजिला की बात आ गई। इधर सीलिया की बात करूं तो एक प्रोटोजोआ है बच्चों, पैरामीशियम, कभी नाम सुना हो तो, ऐसे स्लीपर जैसा होता है, क्लासिफिकेशन में आएगा। जैसे अमीबा बोलते हैं ना, अमीबा से एक और नाम आता है पैरामीशियम। अरे अपनी चप्पल होती है ना, चप्पल स्लीपर के जैसा होता है, दैट्स कॉल्ड स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। और पैरामीशियम की पूरी बॉडी के बाहर की ओर ये क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया। इस स्ट्रक्चर को बेटा जी नाम दे दिया, ये सीलिया है। तो सीलिया का इधर मैंने एक डायग्राम बना के बता दिया, पैरामीशियम वो क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, इनमें फ्लैजिला होते हैं, और यहां कौन प्रेजेंट होंगे? सीलिया।
तो डायग्राम आपको ये बता रहा है कि सीलिया की नंबर ज्यादा, साइज में स्मॉल। फ्लेजिला लेंथ की बात आए तो लंबे, बट नंबर में कम, एक या दो। सीलिया एंड फ्लेजिला। अब बच्चों मेन काम दोनों का तो फिक्स ही है ना। मेनली क्या करते हैं? मूवमेंट, लोकोमोशन। सीलिया, फ्लेजिला। अब देखो मूवमेंट में भी डिफरेंस है। सीलिया की जो मूवमेंट है, सीलिया में बेटा जी मेंशन कर लेना, सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। सीलिया समन्वित रूप से गति करते हैं। लिखना, इसको समझाता हूं मैं। सीलिया की साइड में लिख लो, मूवमेंट इन कोऑर्डिनेट, बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेट सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं। सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड का मीन बच्चों हुआ लाइक ओर्स लाइक मूवमेंट, और लाइक मूवमेंट, और इसको बोलते हैं बच्चों पेंडुलम लाइक मूवमेंट। पेंडुलम लाइक मूवमेंट, बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, और लाइक। और समझ गए क्या? अरे नाव चलाते ना, चप्पू बोलते हैं ना उसको, पतवार या चप्पू जिससे चलाते हैं वो। और लाइक मूवमेंट लिखो, फिर देखो पूरी समझाता हूं मैं सीलिया की मूवमेंट कैसे होती है। तो इसको बच्चों बोला जाता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में और लाइक मूवमेंट। नाव चलाने में जो चप्पू काम आते हैं उनको अंग्रेजी में और बोलते हैं, और की तरह मूव करता है। और पेंडुलम लाइक मूवमेंट, घड़ी का पेंडुलम, उसके जैसे मूव करते हैं। और नाव का चप्पू, पतवार बोलते हो क्या, उससे चलाते ना वो, चप्पू लाइक वैसे मूव करता है। और पेंडुलम लाइक मूवमेंट होती है सीलिया की इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब देखो बच्चों सीलिया कैसे मूव करेंगे, एक बार बोर्ड पे देखना। ये सीलिया है, एक से ज्यादा ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, खूब सारे सीलिया है। तो अपन ने वैसे भी आपको बता रखा है सीलिया की मूवमेंट हमेशा बच्चों यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी मतलब ये दो सीलिया दिख रहे हैं मेरे दोनों हाथ, या तो दोनों इधर या इधर, ऐसे नहीं एक इधर इधर, एकदम एक साथ दोनों यूनी डायरेक्शनल मूव करते हैं। अरे मेरी 4 फिंगर, ये 4 सीलिया है, इसमें ऐसे मूवमेंट होती है, फर्स्ट थर्ड ऐसे फोर्थ, एक के बाद एक ऐसे चलते हैं सीक्वेंस में। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, सब में मिला। परेड होती है ना, वो इंडिपेंडेंट डे और पे परेड करते हैं, वो परेड में बिल्कुल हाथ और पर एक साथ चलते हैं, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड मैनर में सब एक साथ चलेंगे। और जब बच्चों नाव चलाते हैं ना, तो मान लो एक नाव पे 6 लोग बैठे हैं, नाव को आगे ले जानी, तो दोनों ने आगे 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे 2-2 के ग्रुप में बैठे हैं, हाथ में चप्पू है। तो जब नाव को आगे ले जाना तो चप्पू कैसे चलाएंगे, उसको आगे से पीछे धकेलेंगे। तो छहों के छहों जब आगे से पीछे धकेलेंगे तो नाव ऑटोमेटिकली आगे चलेगी। और ऐसा हो गया कि 2 तो ऐसे चप्पू चला रहे हैं, पीछे वाले 2 उल्टी दिशा में चला रहे हैं, तो नाव न तो आगे जाएगी न। तो यहां जो मूवमेंट होती है वो किस फॉर्म में होगी, और लाइक, सारे मिलकर उसको आगे से पीछे सब एक जैसे चलेंगे, एक जैसे चलेंगे तो उस पैरामीशियम या ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, मूवमेंट। तो नाव के चप्पू की तरह कोऑर्डिनेट मैनर में होती है। पेंडुलम इसको इसलिए बोल दिया, घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम की तरह पेंडुलम मूव करता है बच्चों। तो उसमें जब एक फिक्स मैनर में होती है तो वही मैनर पहले इसीलिए इधर गया, फिर वापस बीच में आके इधर, मूवमेंट लाइक पेंडुलम। तो सारे सीलिया पेंडुलम लाइक मूव करते हैं और एक साथ मूव करते हैं, इसलिए अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट मैनर। उसमें नाव के चप्पू वाला एग्जांपल ध्यान रख लेना। बस जब सारे नाव को आगे ले जाएंगे तो आगे से उसको किधर धकेलेंगे, पीछे की ओर। तो ओर लाइक मूवमेंट इस सीलिया में होती है। जबकि फ्लेजिला की जो मूवमेंट है बच्चों, फ्लेजिला में मूवमेंट लिख लेना, इंडिपेंडेंट मूव करता है, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मूव इंडिपेंडेंटली। तो या तो एक होता है या तो 2 होंगे, 2 होंगे तो इन दोनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन हो सकता है। एक इधर जा रहा हो दूसरा इधर, उसको मतलब नहीं है पहले वाले से, अलग अलग काम कर रहे हैं अपना, तू तेरा काम कर मैं अपना देख लूंगा। तो ये इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, दोनों फ्लेजिला की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं है। और जो आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करे, मिलजुल के काम करे, वो बेटा जी सीलिया की मूवमेंट होती है। अब यहां इस मूवमेंट को बोलते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट।
फ्लेजिला शो करेगा अंडुलेटिंग मूवमेंट, और ये बेटा जी इसको वेवी मूवमेंट भी बोलते हैं, वेव लाइक मूवमेंट, लहर की तरह तरंग गति, वेवी मूवमेंट, अंडुलेटिंग और वेवी मूवमेंट, वो फ्लेजिला में। वेवी ऐसे लहर, अरे रस्सी होती है ना, रस्सी दो ने, एक ने उधर रस्सी को पकड़ लिया, एक ने इधर पकड़ लिया, अब एक अपनी तरफ से रस्सी को ऐसे हिलाएगा, झटका देगा, झटके देती उस रस्सी में बेटा जी ऐसे चलेगी, वो वेवी अपीयरेंस होता है। वेवी मूवमेंट कौन शो करेगा? फ्लेजिला। समझ गए ना? ये थ्रेड को पकड़ लिया दोनों साइड से, एक साइड में उस रस्सी को हमने झटका दिया, झटका देते रस्सी में ये वाली जो मूवमेंट हुई वो लहर जैसी वेवी अपीयरेंस किसकी मूवमेंट होगी? फ्लेजिला की। जैसे मान लो ये फ्लेजिला, यहां से इसमें हुआ अंडुलेट, तो जब फ्लेजिला मूव करेगा तो ऐसे चलेगा, इसको आप क्या बोल दोगे? अंडुलेटिंग मूवमेंट। किसकी तरह? वेव की तरह मूव करता है, वेव लाइक मूवमेंट। और दोनों की मूवमेंट एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंट होगी, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जबकि सीलिया आपस में कैसे मूव करेंगे? कोऑर्डिनेट। और ओर लाइक मूवमेंट, पेंडुलम की तरह मूवमेंट। ये मेन डिफरेंस है दोनों का, इनकी मूवमेंट। लास्ट बेटा जी दोनों के फंक्शन लिख लियो अलग अलग, वैसे तो मेन रोल फिक्स सही है। सीलिया के एक दो और फंक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन करेंगे, वो अपन लिख लें। फंक्शन पहला तो भी लिख लो, लोकोमोशन मूवमेंट, तो ये आ गया बच्चों फंक्शन। देखो पहला फंक्शन लिख लो वही, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोनों वर्ड में डिफरेंस है क्या? डिफरेंस तो होगा ही। क्या डिफरेंस बताया था? गमन और गति, चैप्टर का नाम ही था। लोकोमोशन मूवमेंट क्या था? मैं खड़े खड़े हाथ हिला रहा हूं, मूवमेंट, यहां से आया तो अगर जगह बदल जाए लोकोमोशन, और खड़े खड़े घूम रहा हूं, मिल रहा हूं, जिसमें प्लेस चेंज नहीं हो, मूवमेंट, चलना, लोकोमोशन। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें जगह चेंज होगी उसको लोकोमोशन बोल दो। दोनों में रोल है बच्चों सीलिया का। अब इसमें एक मूवमेंट बता रखा है, मूवमेंट में सेल और फ्लूइड दोनों की मूवमेंट करवाता है। ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट भी कराएगा और सेल के फ्लूइड की भी मूवमेंट कराता है। फ्लूइड वाला थोड़ा सा समझना, एनसीईआरटी में तो बस लिख के छोड़ दिया। फ्लूइड और सेल दोनों की मूवमेंट में सीलिया का रोल है। सेल तो पैरामीशियम में एक सेल ही है, मूव कर रही है और भी जगह। फ्लूइड की मूवमेंट में बच्चों सीलिया का रोल, आपकी बॉडी में सीलिया बताएं मैंने कहीं? ट्रेकिया, ट्रेकिया में आए थे, अरे वहां लोकोमोशन मूवमेंट में लिखा है शुरू में ही। ट्रेकिया जो सांस की नली, उसमें सीलिया होते हैं, क्या करते हैं वो? हाँ, हवा के साथ कोई डस्ट पार्टिकल आया तो उसको वहां म्यूकस ने क्या कर लिया? ट्रैप, म्यूकस ने ट्रैप। दिखता है मुझे, तुझे ही बोल रहा हूं, तुम दोनों को दिख रहा है मुझे। कंसंट्रेट हो जाओ बोर्ड पे, बातें बाद में करेंगे। तो ये सोच रखा क्या ऑनलाइन में सर डांटते नहीं है? डांटता भी हूं, यहां बुला के डुक्के भी मारता हूं ऑनलाइन में, ताकि जो लाइव है वो भी देखें। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सीरियसली तो यहां अपन ने बोला कि जो डस्ट पार्टिकल आए, उन डस्ट पार्टिकल को क्या किया? म्यूकस ने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद बच्चों अब किसका काम स्टार्ट हुआ? सीलिया। वो सीलिया मूव करेगा और उस म्यूकस और डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक देगा, ताकि वो लंग्स में एंट्री नहीं कर पाए। तो म्यूकस किस फॉर्म में होता है? लिक्विड, फ्लूइड। तो वहां उस लिक्विड की मूवमेंट कौन करवा रहा है? सीलिया। तो लिक्विड का मतलब म्यूकस में कौन फंसे हुए हैं? धूल मिट्टी के कण, उन्हें सीलिया मूव करके आपके ट्रेकिया से बाहर भेज देगा। तो ध्यान रख लियो, फ्लूइड का मतलब बात हो रहा है आपकी बॉडी में जहां सीलिया है, उस म्यूकस और फ्लूइड को मूव करवाएंगे। तो सेल की तो होती है, फ्लूइड की मूवमेंट में भी किसका रोल? सीलिया का। वो ट्रेकिया का म्यूकस कंसिडर कर सकते हो, ट्रेकियल म्यूकस। म्यूकस श्लेष्मा को बोलते हैं बच्चों, चिपचिपा पदार्थ जिसमें डस्ट पार्टिकल चिपक गए, फिर सीलिया ने उसको बाहर भेज दिया। इसके अलावा भी सीलिया के फंक्शन है, लोकोमोशन के अलावा बच्चों फीडिंग में हेल्पफुल है, भोजन ग्रहण करने में, सेंसेशन, फीडिंग और सेंसेशन में भी सीलिया का रूल है। देखो, और फ्लेजिला में इसका एक ही फंक्शन है, ओनली लोकोमोशन, मूवमेंट। फ्लेजिला केवल लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है, और सीलिया के कुछ रोल है लोकोमोशन के अलावा, वो फीडिंग और सेंसेशन में भी हेल्पफुल होगा। देखना बच्चों, फीडिंग और सेंसेशन कैसे, फ्लेजिला की तरफ लिख लो, एक ही रोल है उसका, तो ओनली लोकोमोशन। लिख लिया, फीडिंग और सेंसेशन। अब देखना, वो एक जो पैरामीशियम का डायग्राम बनाया था, ये देखिए बच्चों, ये पैरामीशियम है, इसमें मान लो यहां इसका माउथ है,
एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है। अब माउथ के पास बच्चों जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आया, यहां मान लो सीलिया मूव करते कोई फूड पार्टिकल्स आ गए, तो सीलिया उन फूड पार्टिकल्स को धक्का देगा, धक्के देंगे तो वो फूड पार्टिकल्स वहां से कहां आ गए, माउथ में। तो एक तरह से फीडिंग में भी हेल्पफुल है, फूड को इंजेस्ट भी करेगा। तो सीलिया मूव करवा के वाटर में जो फूड के पार्टिकल्स है उनको किस में डाल देंगे, माउथ में, फीडिंग। एक मैंने फंक्शन लिखा सेंसेशन। सेंसेशन देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, इन सीलिया के पास दिमाग होता है, दिमाग इन द सेंस सीलिया को पता होता है कि ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है, ये बुरा है, अच्छे बुरे को पहचानता है। कैसे पहचानता है, मान लो सीलिया के पास फूड पार्टिकल्स अटक गया, सीलिया के पास कौन आ गया, फूड पार्टिकल्स आ गया, तब सीलिया को पता अच्छा ये तो बॉडी के लिए काम का है, टेस्टी है, तो तुरंत उसको चट कर जाएगा। चट इन द सेंस उसको किस में डाल देगा, माउथ में। अगर उसी सीलिया के पास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, टॉक्सिक समझ गए, जो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो, हानिकारक हो, विषैला हो, अगर टॉक्सिक आ जाए तो सीलिया को पता चल गया है ये तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वहां से उस ऑर्गेनिज्म को दूर ले जाएगा। तो सीलिया समझदार है, उसे पता है, उसके पास सेंसेशन है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अगर फूड पार्टिकल आए तो सीलिया उसको बॉडी के अंदर भेज देगा, अगर कोई टॉक्सिक या हार्मफुल हो तो उस ऑर्गेनिज्म को सीलिया वहां से दूर ले जाएगा। तो ये सेंसेशन वाली बात आ गई। तो क्या आसपास पार्टिकल है उसी के अकॉर्डिंग सीलिया रिएक्ट करेगा, सेंसेशन उसके पास होती है। जबकि फ्लेजिला का बेटा जी रोल फिक्स है, केवल और केवल लोकोमोशन। तो फटाफट डिफरेंस देख लो, सीलिया फ्लेजिला इंटरनली बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बाहर से साइज ठीक है, स्मॉल दिख ही रहा है, नंबर में मोर है, क्लियर। मूवमेंट सीलिया की ध्यान रख लेना हमेशा कोऑर्डिनेट, एक साथ कोऑर्डिनेट मिलकर मूव करेंगे। जैसे चारों फिंगर मेरे सीलिया है, कोऑर्डिनेट होके एक साथ चलते हैं, ऐसे नहीं दो ऊपर है दो नीचे, कोऑर्डिनेट मैनर में मूव करते हैं। और लाइक मूवमेंट, और याद रख लेना नाव का चप्पू, उसकी तरह सारे एक साथ चलाएंगे तभी वो आगे जाएगा। और पेंडुलम मूवमेंट, घड़ी के पेंडुलम की तरह मूव करेगा, उस वाली मूवमेंट होगी अंडुलेटिंग। अगर फ्लेजिला दो है, दोनों की मूवमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। अंडुलेटिंग बोले तो वेव लाइक, वेव का मतलब दो रस्सी पकड़ ली, एक साइड से मैंने रस्सी को झटका दिया, झटके देते उस रस्सी में बेटा जी जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनी वो वेवी मूवमेंट, वेव्स बनती है फ्लेजिला में। ये केवल लोकोमोशन में रोल प्ले करेगा, जबकि सीलिया लोकोमोशन, सेल और फ्लूइड की मूवमेंट, फ्लूइड का याद रख लो आपके ट्रेकिया का म्यूकस, उसके अलावा फीडिंग में और सेंसेशन में। सेंसेशन माने अच्छे और बुरे का उसको पता है, जो फायदेमंद फूड पार्टिकल है उसको बॉडी के अंदर ले लेगा और अगर टॉक्सिक है वहां से ऑर्गेनिज्म को दूर ले जाएगा। ये अपने स्ट्रक्चर सीलिया एंड फ्लेजिला। लास्ट बच्चों एक छोटा सा पॉइंट इसमें लिख लो, माइक्रोबॉडीज। कल फिर अपन न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे, बस अब इस चैप्टर के दो ही पॉइंट बच गए, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करा के फिर सेल डिवीजन चालू करेंगे। माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म काय, दो छोटे छोटे पॉइंट है। माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म काय। तो माइक्रो बॉडी में बच्चों नाम से माइक्रो बॉडी है तो मतलब साइज के बेस पे आपकी सेल में कुछ ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिनका अलग अलग छोटा मोटा रोल है, इनको अपन बोल देते हैं माइक्रो बॉडी। क्या रोल है, फंक्शन से ही समझेंगे अपन इसको। तो माइक्रो बॉडी में पहली लाइन मेंशन कर लो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही लिख लो, एकल झिल्ली युक्त संरचना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन लेस में दो ही नाम ध्यान रखने हैं बस आपको, राइबोसोम और सेंट्रियोल, वो मेम्ब्रेन लेस, बाकी सब में मेम्ब्रेन होगी। और डबल मेम्ब्रेन में भी दो ही याद रखने थे, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, हालांकि न्यूक्लियस भी आएगा लेकिन उसको कंपोनेंट मानेंगे, वो कल बताऊंगा मैं। बाकी सारे लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइस, सब में सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइक्रो बॉडी। अगली लाइन बच्चों, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, समझेंगे इनका रोल क्या है। पादप और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट, फिल्ड विद एंजाइम्स। ये जो माइक्रो बॉडी है बच्चों वो एंजाइम से भरी रहती है। तो कहने का मतलब जब एंजाइम अंदर है तो क्या रोल होगा,
डाइजेशन और टाइप की रोल करेगी, तो फिल्ड विद एंजाइम्स। और नाम ही माइक्रोबॉडी है तो बेटा जी स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर, सूक्ष्म आशयनुमा संरचनाएं, वेसाइकल लाइक, इनको वेसाइकल बोल देते हैं ऐसे, गोल स्ट्रक्चर के लिए वर्ड आ जाता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर। साइज में क्या रहेगी, स्मॉल, तभी हमने इनको क्या बोला, माइक्रो बॉडी। साइटोप्लाज्म में इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहती है इधर उधर। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट एनिमल, दोनों में बच्चों। और इसमें भरा कौन रहेगा, अलग अलग प्रकार के एंजाइम, स्मॉल वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो माइक्रोबॉडी की कुछ एग्जाम्पल है। पहला लिखना माइक्रोबॉडी में फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नाम पहले भी आया था, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम, अब पेरोक्सिसोम बच्चों कहाँ आया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तीन नाम आए थे, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो कनेक्टेड चीजें होती है। तो पेरोक्सिसोम देखना, इसका रोल बेटा जी, पेरोक्सिसोम करता क्या है, देखियो ये पहली चीज, इसमें जो एंजाइम होते हैं, मैं डायरेक्ट इसकी रिएक्शन ही बता देता हूं। पेरोक्सिसोम का बेटा जी सुनियो पहले, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकल होता है, अपनी बॉडी में केमिकल बनता है। तो बच्चों ये ऐसा बताते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए हार्मफुल होता है। आपका न्यूक्लिक एसिड कौन, डीएनए, डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो H2O2 को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम बेटा जी अपने में होता है कैटेलेज, और वो कैटेलेज एंजाइम किस में भरा रहता है, पेरोक्सिसोम में। और कैटेलेज की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा पानी में और ऑक्सीजन में। तो H2O2 जो अपने डीएनए के लिए हार्मफुल है, उसे कैटेलेज एंजाइम इसमें क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो एक तरह से ये पेरोक्सिसोम दोनों में प्रेजेंट है, फाउंड इन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। वैसे एंजाइम के नाम ही पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा इनमें कुछ नहीं आता। और इसमें दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फिल्ड विद, या सीधे नेम ऑफ एंजाइम लिख लो। एक एंजाइम बेटा जिसमें आता है परऑक्सीडेज, एक मैंने नाम लिखा कैटेलेज। एज लग गया मतलब वो क्या बन गया, एंजाइम बन गया। ये एक रिएक्शन लिख लेना। तो H2O2 दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड से बन गया पेरोक्सिसोम, और एंजाइम परऑक्सीडेज। ये तो H2O2 जो आपके डीएनए के लिए बेटा जी हार्मफुल है, उसे कैटेलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देंगे पानी और ऑक्सीजन। पानी ऑक्सीजन का बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो एक तरह से टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक में। ऐसा सा काम कोई और भी कर रहा था, SER, ER में भी कौन, SER, और उस फंक्शन को बोला था डेटॉक्सिफिकेशन। डी लग गया मतलब हट गया, टॉक्सिक हट गया। तो ये H2O2 टॉक्सिक है, और लिख सकते हो आप बच्चों किसके लिए टॉक्सिक है वो भी मेंशन कर लो। इसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है किस पर, टॉक्सिक फॉर न्यूक्लिक एसिड। आपका न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए। डीएनए को बेटा जी डैमेज कर सकता है, तोड़ सकता है। तो इसको कैटेलेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा H2O और O2 में, और ये मिलेगा पेरोक्सिसोम में। माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है पेरोक्सिसोम, उसमें प्रेजेंट होंगे ये एंजाइम। ये तो एनिमल के रेफरेंस में आ गया। प्लांट में भी होता है बच्चों, वहां देखो इसका रोल, प्लांट और एनिमल दोनों। प्लांट में एक वो रिएक्शन है, यहां नाम ही लिखाता हूं मैं, बाकी डिटेल में तो वही समझोगे आप। पेरोक्सिसोम इन प्लांट, वहां बेटा जी ये एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में एक साइकिल चलती है, और उस साइकिल को अपन नाम दे देंगे, जो बेटा जी वहां साइकिल चली उसके लिए वर्ड आता है फोटो रेस्पायरेशन, उसमें इनका रोल रहेगा। चलो ये तो आगे की बात है, जब बोटनी में पढ़ोगे आप वहां आ जाएगा।
इतना याद रख लेना। प्लांट में बेटा जी पेरोक्सिसोम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। पौधों में ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक से संबंधित होते हैं। इन तीनों में वो एक साइकिल चलती है, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसीलिए वो जो एनसीईआरटी की लाइन थी ना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, उसमें वो 3 नाम दिए थे कि पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट हुई तो है, ये तीनों एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट, लेकिन तीनों आपस में कनेक्टेड है, बट ये एंडो मेम्ब्रेन में इंक्लूड नहीं हुए, क्योंकि प्लांट में इनमें एक साइकिल चलेगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या है वो वहां देख लियो आप, प्लांट में डिटेल में आ जाएगा। यहाँ बस ये वर्ड इसमें ध्यान रख लेना, ज़्यादा डिटेल दे नहीं रखी इनकी। तो ये माइक्रोबॉडी में इंपॉर्टेंट है पेरोक्सिसोम, प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। और माइक्रोबॉडी में भरे रहेंगे कौन, एंजाइम। यहाँ पेरोक्सीडेज और कौन सा एंजाइम है, कैटेलेज। कैटेलेज का काम एक बेटा जी टॉक्सिक केमिकल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को डैमेज कर सकता है, तो उसे इस एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ दिया जाएगा पानी और ऑक्सीजन में। और ये कैटेलेज एंजाइम कहाँ मिलेगा, पेरोक्सिसोम में। वही पेरोक्सिसोम प्लांट में किसके साथ एसोसिएट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित होगा, और वहां कोई फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल उसमें चलती है। जैसे आप पढ़ोगे वहां केल्विन साइकिल आएगा, C3 C4, ये अलग अलग साइकिल बेटा जी आएगी। प्लांट फिजियोलॉजी में वो सर आपको डिस्कस करवाएंगे। नेक्स्ट पेरोक्सिसोम के बाद एक और लिख लो, ग्लाइओक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बेटा जी एक और माइक्रोबॉडी मेंशन कर लियो, ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम ये केवल प्लांट्स में होती है, प्रेजेंट इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट्स। और प्लांट्स में भी जैसे कुछ स्पेशल प्लांट, ग्राउंडनट, कैस्टर सीड, कैस्टर होते हैं ना अरंडी के बीज, कैस्टर प्लांट देखा है क्या, उसमें होते हैं बड़े सीड होते हैं बच्चों, उसमें फैट ज्यादा होता है। ग्राउंड नट समझ गए, मूंगफली, उनके सीड में मोस्टली ये ग्लाइओक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। इनका रोल देखो बच्चों क्या है, कैस्टर्ड सीड का बना था क्वेश्चन, उसमें ग्लाइओक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। अब वहां इसका रोल सुनना बच्चों कि जो ये सीड होते हैं, सीड, इनमें जो लिपिड या फैट है, सीड का जो लिपिड और फैट है उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सुनना देखो क्या करते हैं, जो सीड में प्रेजेंट लिपिड है, वसा है, उसे ग्लाइओक्सिसोम के जो एंजाइम है बेटा जी, वो एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। इसको ग्लाइको कन्वर्जन बोलते हैं। तो लिपिड और फैट को कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट। देखना इसका बेनिफिट क्या है। अब जब बच्चों सीड को जर्मिनेट करते हैं अपन, बीज डाला तो बीज में जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन का मतलब बीज से, हाँ, वो जब जर्मिनेट होके बाहर आएगा तो बेटा जी सीड की सेल्स भी रेस्पिरेशन करती है। जर्मिनेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पानी ऑक्सीजन चाहिए। अब पहली चीज सुनना, एनर्जी का सोर्स देखो, अपनी वो वाली बात है, आपकी बॉडी में सबसे पहले एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर नंबर फैट, फिर पता है सीक्वेंस, सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, अरे ग्लूकोज तुरंत एनर्जी दे देता है। लेकिन एक चीज और, डाइजेशन में ये बात आती है कि फैट से एनर्जी ज्यादा मिलती है कि कार्बोहाइड्रेट से, हाँ, फैट से 9 किलो कैलोरी, याद है क्या, और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 किलो कैलोरी। लेकिन बच्चों फास्ट एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, तुरंत शक्तिदायक कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देगा। इसीलिए सेल हमेशा पहले यूज करती है कार्बोहाइड्रेट को। तो सुनना, ये जो सीड है, कैस्टर और ग्राउंडनट के सीड, उनमें ज्यादा कौन, लिपिड है। तो जब सीड जर्मिनेट होगा उसे एनर्जी चाहिए, तो बच्चों लिपिड से एनर्जी तो मिलेगी लेकिन धीरे धीरे, स्लो स्पीड से मिलती है। तो ग्लाइओक्सिसोम के एंजाइम उस लिपिड को कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तुरंत मिल गई, एनर्जी मिलती है, सीड फास्टली क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। तो इन सीड में इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी होती है ग्लाइओक्सिसोम, जो लिपिड और फैट को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का बेनिफिट, कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी जो देगा, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, तुरंत ऊर्जा देता है। और ये जो तुरंत एनर्जी मिली, ये हेल्पफुल होगी किसमें, सीड के जर्मिनेशन में, बीज के
अंकुरण में। तो वहां वाले जो ये एंजाइम है वो लिपिड को कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट। उसका बेनिफिट, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तुरंत उपलब्ध होती है। तो ये लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट के नीचे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होगी और वो बीज के अंकुरण में सहायक होगी। ये ग्लाइऑक्सिजोम, माइक्रोबॉडीज में नाम बच्चों ग्लाइऑक्सिजोम आ गया, एक पर ऑक्सीजोम आ गया, स्पाइरियोसोम भी होते हैं, अभी इतों की जरूरत नहीं है, दो ही आप याद रख लेना। तो माइक्रोबॉडी का मतलब सेल में मिलने वाले कई छोटी संरचनाएं जो भरी हुई किससे है, एंजाइम से। उन एंजाइम के अलग अलग फंक्शन है। परोक्सिसोम इंपॉर्टेंट, जिसमें एंजाइम है कैटेलेज, जो ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जो आपके डीएनए या न्यूक्लिक एसिड के लिए हार्मफुल है। दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम बेटा जी, ये लिपिड को कन्वर्ट कर देगा, फैट को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देगा और वो तुरंत मिलने वाली ऊर्जा सीड जर्मिनेशन में हेल्पफुल होगी। और ये मेनली मिलते हैं ग्राउंडनट और कैस्टर सीड में, जिनमें लिपिड और फैट की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर? ये अपन ने आज बेटा जी डिस्कस कर लिया, सीलिया, फ्लेजिला एंड माइक्रोबॉडीज। कल न्यूक्लियस और एक क्रोमोसोम, दो ही इस चैप्टर के पार्ट बचे हैं। आज मैं काम करूंगा, क्वेश्चन तो मैं क्लास में कराऊंगा, साथ आपके एनसीईआरटी जो है ना, कहां तक डल गई थी, सेल मेम्ब्रेन से बची हुई है। तो आज सेल मेम्ब्रेन से लेकर प्लास्टिड तक, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चारों, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यहां तक की मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आज आपके उस ऐप पर इंस्टॉल कर दूंगा। उस एनसीईआरटी को जरूर से देख लियो, 2-1 घंटे का चैप्टर होगा वो। उस 2 घंटे में जो नोट्स की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी एनसीईआरटी के साथ अपन क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, उसको चेक कर लियो आप। थैंक यू, जय हिंद।